डीप सी के जीव एक मिस्टीरियस इवोल्यूशन से गुजर रहे हैं। वो अभी एट दिस मोमेंट विकसित हो रहे हैं। कुछ बहुत ही बदसूरत जीवों में यकीन नहीं होता तो ये देखो, ये है शैलो वाटर्स में रहने वाला स्क्विड और ये डीप सी में रहने वाले इसी सेम जीव का कजन है। आप क्लियरली देख सकते हो, सेम स्पीसीज के होने के बावजूद भी इस स्क्विड ने अपने आप को एक खून चूसने वाले वैम्पायर के रूप में इवॉल्व कर लिया है। रीजन डीप सी में खुद को जिंदा रखने के लिए। तो क्या वाकई में डीप सी में सरवाइव करने के लिए सी क्रिएचर को डरावना रूप लेना पड़ता है? लेकिन आखिर क्यों और कैसे, ये आगे हम डिटेल में जानेंगे। पर यू नो व्हाट, सभी स्पीसीज एग्जैक्टली सिर्फ डरावनी ही नहीं होती, कुछ स्पीसीज वियर्ड और अजीबोगरीब भी होती हैं। जैसे ये सरकास्टिक फ्रिंज हेड फिश। ये भले ही दिखने में 2 लीटर की बोतल जितना छोटा दिखता हो, लेकिन जैसे ही ये अपना मुंह खोलता है तो इतना बड़ा दिखने लगता है कि किसी इंसान के सिर को ही निगल ले। और इन सब से अलग और सबसे निराला प्रीडेटरी ट्यूनिकेट। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक आंख वाले पपेट में से उसके आई बॉल को निकाल लिया है। तो क्या स्कैरीनेस के साथ साथ ये वियर्डनेस भी डीप सी क्रिएचर की एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है? क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ हार्श एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, लैंड एनिमल्स भी हार्श एनवायरनमेंट में रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉकरोच, ये हमारे घर में भी रहते हैं, रेगिस्तान में भी रहते हैं और अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में भी रहते हैं। यहाँ तक कि ये वोल्केनो के क्रेटर में भी मिलते हैं। लेकिन इन कॉकरोचेस में सिर्फ इनका साइज छोटे बड़ा होता रहता है, इतने ड्रास्टिक चेंजेस इनमें नहीं देखे गए हैं। तो फिर समुद्र में आखिर ऐसी कौन सी खूबी है जो गहराई बढ़ते ही जीवों को एकदम से कुरूप और अजीबोगरीब बना देती है? अब इंटरेस्टिंगली कुछ रिसर्चर्स इसका जवाब ढूंढ रहे थे, तब उन्होंने गहरे पानी में तैर रहा एक हेडलेस चिकन देखा जिसने उन्हें इन सभी सवालों के जवाब दिए। दरअसल ये बात है 2018 की, जब ऑस्ट्रेलियाई रिसर्चर्स का एक ग्रुप अंटार्कटिका के डीप सी में अंडर वाटर कैमरे के जरिए फिशिंग स्पॉट्स को खोज रहा था। तभी उनमें से एक रिसर्चर को पानी में एक सिर कटा मुर्गा तैरता हुआ नजर आया। अब अंटार्कटिक सी के बीचों बीच एक मुर्गे का मिलना अपने आप में ही एक वियर्ड बात है। ऊपर से इस मुर्गे का तो सिर भी नहीं था, इसलिए हड़बड़ाकर उस रिसर्चर ने इस मुर्गे के बारे में अपने लीडर डर्क वेल्सफोर्ड को बताया। पहले तो डर्क को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने खुद अपनी आंखों से इसे देखा तो वो भी दंग रह गए, क्योंकि एक तो वो सच में किसी क्रिसमस टर्की जैसा लग रहा था और दूसरी बात, उसकी बॉडी में सिर्फ एक ही ओपनिंग थी जिसके जरिए वो सांसें भी ले रहा था, खाना भी खा रहा था और वहीं से ही अपना खाया हुआ खाना निकाल भी रहा था। कैन यू बिलीव दैट? लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात ये थी कि उसके इसी 2 वे ओपनिंग को साफ रखने के लिए उसने अपने इस ओपनिंग में छोटे छोटे फिशेस को पाल कर रखा था जो बचे खुचे खाने को चट कर रहे थे। अब ऑब्वियसली ये सब देखकर डर्क और उसकी टीम काफी क्यूरियस हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे करियर में इतनी अजीबोगरीब चीज पहले कभी नहीं देखी थी। तो खोज करते वक्त उन्होंने उस जीव के फुटेज को बार बार लूप पर देखना शुरू किया और अचानक से उसमें से एक ने कहा कि अरे ये तो एक सी क्यूकम्बर है। वही सी क्यूकम्बर जो कई बार बीच वगैरह के सैलो वाटर में ऐसे ही पैरों के नीचे पड़े मिलते हैं। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि आप देख सकते हो कि एक सी क्यूकम्बर और इस नए मिले जीव में जमीन आसमान का फर्क है। तो आखिर इस कंक्लूजन पर वो रिसर्चर पहुंचे कैसे? अब इस पर उन रिसर्चर्स का कहना है कि समुद्र में ऐसे सिंगल ओपनिंग और जिलेटिक जैसे सॉफ्ट स्किन जैसी प्रजाति सिर्फ एक ही है और वो है सी क्यूकम्बर, और इसी वजह से उन्हें उसे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन क्या वाकई में अभी भी ये सवाल इधर ही है कि सेम स्पीसीज के होने के बावजूद भी इन दोनों जीवों में इतना जमीन आसमान का डिफरेंस कैसे आ सकता है? इसी दिशा में इसी क्वेश्चन के साथ जब डर्क ने जांच पड़ताल शुरू की, तब उन्हें ये पता चला कि ये सी क्यूकम्बर समुद्र में माउंट एवरेस्ट जितनी गहराई में रहता है, जहाँ पर खाना इतनी आसानी से नहीं मिलता, और इसलिए इसने नॉर्मल सी क्यूकम्बर के विपरीत विंग जैसे फ्लैप्स को इवॉल्व किया, जिससे वो ज्यादा दूर तक तैर खाना ढूंढने जा सके, और शायद इसलिए वो सैलो वाटर क्यूकम्बर से अलग दिखता है। अब इस पर्टिकुलर केस की सच्चाई जानने के बाद डर्क के मन में एक और सवाल आया कि डीप सी में ऐसे और भी तो कितने जीव होते होंगे जो इसके जैसे ही या फिर इससे भी ज्यादा अजीब तरीके से इवॉल्व हुए होंगे। क्योंकि फर्दर रिसर्च करते वक्त उन्हें ये क्रिएचर मिला, एक क्रैब, एक ऐसा क्रैब जिसका सिर्फ एक पैर फोटो में दिख रहे इंसान के चेस्ट से शुरू होकर उसके लेग्स पर आकर खत्म होता है। अब इस क्रैब को देखकर किसी भी इंसान की तरह डर्क को लगा कि ये तो अब तक का सबसे बड़ा क्रैब है, लेकिन नहीं, वो यहाँ पर गलत है, क्योंकि गहरे पानी में रहने वाले क्रैब की स्पीसीज के सबसे बड़े क्रैब का सिर्फ एक पैर ही एक अडल्ट इंसान की ऊंचाई जितना लंबा होता है
और ये तो बस एक एवरेज साइज का क्रैब था। इनफैक्ट इतने बड़े होने की वजह से ये क्रैब आसानी से इंसान के एक बच्चे को निगल सकते हैं और इसी वजह से इनकी साइटिंग के बाद लोगों ने इन्हें क्रैबज़िला नाम दे दिया। आपको शायद याद होगी थुलुलुहु मॉन्स्टर की स्टोरी, जो सेलर्स को शिप में से घसीटकर पानी की गहराइयों में ले जाता था। वो स्टोरी भी इसी क्रैब से इंस्पायर थी। यानी कि इस जीव पर आते आते डर्क समझ गए थे कि डीप सी में सर्वाइवल गेम कुछ अलग ही चल रहा है, ऐसा जिसे गहराई से समझना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। और यही वो चीज थी जिसने उन्हें तीसरे सबसे वियर्ड जीव तक पहुंचाया। एक ऐसा जीव जिसके गले तक तेज नुकीले दांत थे। अब ये जीव विकसित हुआ था एक सिंपल ईल से, जिसके अंदर ये परिवर्तन गहरे पानी में रहने की वजह से आए थे। अब इस पर्टिकुलर ईल में आखिर ऐसा क्या हुआ? इन जैसे स्पीसीज की गहरे पानी में सर्वाइकल स्ट्रेटेजी क्या होती है? शैलो वाटर में ईल्स शिकारी से बचने के लिए अपनी बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट पैदा करते हैं, जबकि गहरे पानी में ईल्स की ये प्रजाति खुद शिकारी है। इसलिए उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि उनके मुंह से शिकार न छूटे और इसी वजह से एज अ सर्वाइवल ट्रेड उन्होंने अपने गले तक इनवर्ड फेसिंग दांत डेवलप कर लिए। अब यहाँ तक आकर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो नॉर्मल क्रिएचर हैं वो डीप सी में जाकर वियर्ड हो जाते हैं, लेकिन ये इवोल्यूशन एग्जैक्टली होता कैसे है? कितना टाइम लगता है? इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए MIT की एक रिसर्चर सुजेन लिंडक्विस्ट ने यूनिक रिसर्च करना शुरू किया। दरअसल अपने रिसर्च में उन्होंने कुछ मैक्सिकन टेट्रा को लिया। अब स्पेसिफिकली इन्हीं फिशेस को क्यों लिया गया? क्योंकि सुजेन के मुताबिक आज से कई साल पहले कुछ मैक्सिकन टेट्रा फिशेस शैलो वाटर से भी गहरे समुद्र के केव्स में रहने चली गई थी और उस गहरे पानी में जाते ही उनकी आंखें चली गई और वो अपने शैलो वाटर कजन से अलग दिखने लग गई। सुजेन को ऐसा लगा कि अगर वो उनके इस एडप्टेशन के पीछे की वजह को ढूंढ पाए, कॉलिजन इफेक्ट को ढूंढ पाए, तो शायद उन्हें डीप सी क्रिएचर के वियर्डनेस और स्कैरीनेस के बारे में पता चल जाएगा। कि उसे ऐसा शक था कि शायद इसके पीछे एनिमल्स के जीन्स में म्यूटेशन लाने वाले HSP90 प्रोटीन का हाथ हो सकता है और इसी को वो क्लैरिफाई करना चाहती थी। अब इसके लिए उन्होंने शैलो वाटर में रहने वाले आंखों वाले कजन में कुछ केमिकल को इंजेक्ट किया और उनके HSP90 प्रोटीन को वॉलेंट्री मैन्युपुलेट किया। और आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? कुछ दिन गुजरने के बाद उन्होंने ये देखा कि इन फिशेस की अगली जनरेशन में कुछ की आंखें ज्यादा बड़ी हो गई थी और कुछ की आंखें उनके डीप सी कजन जैसे गायब हो गई थी। उन्होंने ये भी देखा कि मछली की आंखों के साइज में 83% का डिफरेंस था और इससे उन्हें ये कंफर्म हो गया कि जो मैक्सिकन ट्रेटा गहरे समुद्र में रहने गए थे उनके HSP90 प्रोटीन में वेरिएशन आ गए थे। अब डेफिनेटली यहाँ पर नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन ये था कि आखिर क्यों? अब उस टाइम पर जब ये फिशेस इवॉल्व हुए तो एग्जैक्टली क्या हुआ था? ये तो एग्जैक्टली फॉर श्योर जानने का कोई तरीका नहीं है सिवाय टाइम मशीन में पीछे जाने के। लेकिन हम इस इवोल्यूशन के पीछे कुछ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समुद्र में अंधेरा बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कुछ भी दिखाई देने के चांसेस कम हो जाते हैं और इसी वजह से ऐसे में किसी भी फिश के लिए आंखों से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है पानी में हो रही हलचल यानी मूवमेंट को डिटेक्ट करना। और इसलिए नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से इन फिशेस ने आंखों को डिस्कार्ड करके पानी में हो रही हलचल को महसूस करने वाले सेंसर्स को डेवलप कर लिया। तो आंखों की जब डीप सी में इतनी जरूरत ही नहीं थी तो नेचुरली इन आंखों ने सर्वाइवल को बेनिफिट नहीं किया। अगर हम पीछे देखें तो केमिस्ट्री कम्प्लीटली सॉल्व हो चुकी है। जब सुजन इस पर और डिटेल में रिसर्च करने लगी तब उन्होंने डिस्कवर किया कि सभी क्रिएचर के अजीब और स्कैरी दिखने के पीछे अकेले HSP19 प्रोटीन का हाथ नहीं है। पास्ट में हुई कई सारी स्टडीज ये बताती हैं कि डीप सी में रहने वाले जानवर एक ऐसी स्पेशल चीज बनाते हैं जिसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर अजीब दिखने लगता है। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की एक रिसर्चर एबी चैपमैन ने देखा था कि जिस तरह से टैंट के रॉड्स और उसके फ्रेम उसे कोलैप्स होने से बचाते हैं, उसी तरह से डीप सी के क्रिएचर्स के सेल्स में भी फिजियोलाइट नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उन्हें डीप सी के हाई प्रेशर में पिचकने से बचाते हैं। नाउ वी नो दैट कि इन जीवों को डीप सी के हार्श एनवायरनमेंट में रहने के लिए अपने जेनेटिक्स, अपने सेलुलर स्ट्रक्चर और यहाँ तक कि अपने शेप में भी बदलाव करने पड़ते हैं और इसलिए ऐसा रिजल्ट ना चाहते हुए भी वो काफी डिफरेंट और यूनिक दिखने लगते हैं। पर अब इस जरा सी चीज को कंसीडर करो। आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जब से हमने वीडियो स्टार्ट किया और जैसे जैसे हमने इन फिशेस के स्ट्रक्चर को डिकोड करना शुरू किया तो कुछ समय बाद सडनली वो इतने वियर्ड नहीं लगने लगे।
तो यहाँ पर बेसिकली आता है ये सवाल कि कोई चीज हमें स्कैरी और वियर्ड क्यों लगती है। आइए इस कॉन्सेप्ट को एक सिंगल थॉट एक्सपेरिमेंट के साथ एक्सप्लेन करते हैं। इमेजिन करो कि आप एक सर्कस देख रहे हो और वहाँ पर एक एक्टर नन का कॉस्ट्यूम पहनकर आपको डराने के लिए आए, तो क्या आपको डर लगेगा? एक्टर को छोड़ो, उस सर्कस में अगर असली नन भी आ जाए तो भी किसी को भी इससे डर नहीं लगेगा। लेकिन वहीं अगर आप अंधेरी रात में सुनसान से रास्ते पर चल रहे हो और वहाँ पर एक एक्टर नन का कॉस्ट्यूम पहनकर आपके सामने आ जाए, तो पक्की गारंटी है कि आपको डर लगने लगेगा। तो अब एग्जैक्टली डर लग किससे रहा है, उस नन से या उस एनवायरनमेंट से? वेल, एनवायरनमेंट से, क्योंकि एनवायरनमेंट अननोन है। सो एक्चुअली में फंडामेंटल लेवल पर डर हमें उन चीजों से लगता है जो हमारे लिए अननोन है, क्योंकि अननोन चीजों को हमारा दिमाग एक तरीके से रिस्क के साथ लेता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट में ये बताना कि कौन सा क्रिएचर आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और हाँ, ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।